गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन बट मोस्ट डेंजरस वायरस के बारे में, यानी कि डेंगू वायरस और डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके कोज क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये जानने के लिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो डेंगू वायरस से फैलता है। डेंगू वायरस है वो मॉस्किटो बाइट से फैलता है। एडिस इजिप्टी नाम के जो मॉस्किटो है वो इस वायरस को फैलाते हैं। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है उसकी 3 खासियत है। पहली खासियत है फीमेल मॉस्किटो है और सिर्फ दिन में ही बाइट्स करते हैं। दूसरा, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है वो क्लीन एंड ओपन वाटर होते हैं, उसमें ही पैदा होते हैं। जैसे कि अगर आपकी टेरेस पे वाटर टैंक है वो खुली रहती है या ऐसी कोई चीज़ें टायर या ऐसी कोई चीज़ें पड़ी रहती है जिसमें पानी भरा रहता है और वो खुली रहती है, तो उसमें एडिस मॉस्किटो पैदा होते हैं। आप यहाँ तस्वीर पे देख सकते हो, इन सारी जगहों पे एडिस मॉस्किटो पैदा हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है उसके शरीर पर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, उसके आधार पे आप उसको पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेंगू वायरस कैसे फैलता है। डेंगू वायरस फैलने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो का, और सबसे ज़्यादा इस वायरस को फैलाता है। अगर किसी पर्सन को डेंगू फीवर है और एडिस मॉस्किटो उसको बाइट करता है तो जो डेंगू वायरस उसके बॉडी में होता है वो इस मच्छर की सलाइवा और ब्लड में एंटर हो जाते हैं। अब ये जो एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस का कैरियर बन चुका है। अब वो जितने भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा वो सारे पर्सन की बॉडी में ये डेंगू वायरस एंटर हो जाएगा और वो सारे पर्सन डेंगू वायरस के शिकार हो जाएंगे। तो इसी तरह जो डेंगू वायरस है वो पर्सन टू पर्सन फैलता तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं फैलता। उसके लिए उसे एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक वाहक की जरूरत पड़ती है जिसका रोल ये एडिस मॉस्किटो प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। डेंगू वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 8 दिन तक का है, यानी कि अगर आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स होता है तो 5 से 8 दिन में आपको साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके बेसिस पे इसके 3 फेज है। पहला फेज है फेब्राइल फेज, दूसरा क्रिटिकल फेज एंड तीसरा रिकवरी फेज। पहले हम बात करेंगे फेब्राइल फेज में। फेब्राइल फेज में आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा जो 2 से 7 दिन तक रहेगा। फीवर के साथ साथ आपको आपकी स्किन है उसमें रेड रेसेस भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा माइल्जिया यानी कि आपके पूरी बॉडी में सीवियर पेन होगा। आर्थ्रालजिया यानी कि आपके सारे जॉइंट्स में पेन होगा। और सीवियर बैक पेन यानी कि जो आपकी बैक है, कमर है, उसमें इंटॉलरेबल पेन होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी कमर टूट चुकी है। इसी वजह से इस फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको हेडेक होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा आपको रेट्रोऑर्बिटल पेन यानी कि जो आपकी आंख है उसके पीछे की तरफ आपको पेन होगा। एनोरेक्सिया यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी। कुछ छोटे बच्चे हैं उसमें हाई फीवर की वजह से कन्वर्जन भी आ सकते हैं। कुछ पेशेंट है उसको 2 या 4 दिन बाद फीवर गायब हो जाएगा और जो लक्षण है वो भी गायब हो जाएंगे और 2 दिन अच्छा रहेगा जिसे हम रेमिशन पीरियड कहते हैं। लेकिन 2 दिन बाद वापस जो फीवर और लक्षण है वो वापस देखने लगेंगे। इसी वजह से इस फीवर को सैडल बैग फीवर भी कहा जाता है। क्लिनिकली डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं टोर्निकेट टेस्ट। यह टेस्ट कैसे करना है, आपका जो ब्लड प्रेशर का काफ होता है उसे आपको आपके हैंड पे बांध देना है और आपका जो हैंड है उसमें 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देना है। फिर जो आपको कफ है उसको एयर प्रेस करके उस कफ को फुलाना है और वो प्रेशर कितना रखना है आपको 100 to 110 mg तक आपको प्रेशर रखना है और 5 मिनट तक उस कप को आपको हाथ में बांध के रखना है। 5 मिनट बाद आपको देखना है आपने जो राउंड सर्कल बनाया है उसमें कितने पैचेस डेवलप होते हैं। अगर उसमें 20 से ज़्यादा स्पॉट्स रेड स्पॉट्स डेवलप होते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आपको डेंगू इन्फेक्शन है। दूसरा फेज है क्रिटिकल फेज। 7 दिन के फेब्राइल फेज के बाद जो 2 दिन होते हैं वो क्रिटिकल फेज के होते हैं। क्रिटिकल फेज में है वो प्लाज्मा लीकेज होता है,
यानी कि प्लाज्मा लीकेज में क्या होता है, हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज होती है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा लीकेज होता है। अगर वो प्लाज्मा लीकेज की वजह से जो ब्लड जो फ्लूइड बाहर निकलता है वो हमारी चेस्ट में जमा होता है तो उसे प्लूरल रिफ्यूजन कहते हैं, और या अगर वो फ्लूइड हमारे पेट यानी कि एब्डोमेन में जमा होता है तो उसे एसाइटिस कहते हैं। कभी कभी प्लाज्मा लीकेज की वजह से शॉक भी हो सकता है। तीसरा फेज है रिकवरी फेज। अगर जो पेशेंट है वो क्रिटिकल फेज के 48 आवर्स यानी कि 2 दिन सर्वाइव कर जाता है तो फिर पेशेंट में ज़्यादातर केसों में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी स्टेज में क्या होता है, पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कम होने लगते हैं, फीवर गायब हो जाता है, पेशेंट को जनरल वेलबींग की फीलिंग आने लगती है, उसे भूख लगने लगती है। ज़्यादातर केसों में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। जो रिकवरी स्टेज है तो उसमें प्लेटलेट्स आपके बढ़ने लगेंगे। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस हम क्लिनिकल बेस पर भी कर सकते हैं, जो मैंने आगे साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं उसके बेसिस पर, और जो टोर्निकेट टेस्ट बताया है उसके आधार पर आप क्लिनिकली डायग्नोसिस कर सकते हो। लेकिन हमें कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हमें ब्लड रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे। ब्लड रिपोर्ट्स में सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा, अगर आपको डेंगू वायरस इन्फेक्शन है तो आपके जो ल्यूकोसाइटोपेनिया होगा यानी कि आपके WBC काउंट डिक्रीज हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाएंगे। नॉर्मली हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं, लेकिन डेंगू इन्फेक्शन में ये 1.5 लाख से कम हो जाएंगे, कभी कभी 50,000 से भी डिक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा हमें वायरस है उसका आइसोलेशन करना चाहिए ब्लड कल्चर में। इसके अलावा जो हमारे लीवर एंजाइम्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट यानी कि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हमें जो वायरल DNA वायरल RNA है उसे डिटेक्ट करने के लिए PCR टेस्ट कराना पड़ता है। इसके अलावा हमें स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जो हमें NS1 जो एंटीजन है डेंगू वायरस का उसे डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट आता है, और अगर आपको डेंगू इन्फेक्शन है तो आपका NS1 एंटीजन टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट है जैसे कि IgG एंड IgM, ये टेस्ट है हमें लेटर स्टेज में डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये जो IgG एंड IgM है वो 7 दिन के बाद ही पॉजिटिव आएंगे, उससे पहले पॉजिटिव नहीं आएंगे। अगर आपका IgG पॉजिटिव आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपको पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है, अब आप रिकवर भी हो चुके हो। अगर आपका IgM पॉजिटिव आता है वो इंडिकेट करता है कि आपको अभी रिसेंट इन्फेक्शन है। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या है, तो आपको मलेरिया भी हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस, येलो फीवर एंड लेप्टोस्पायरोसिस। अगर आपको डेंगू जैसे सिम्टम्स है तो आप ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपको कंपैरिजन में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, हमें डेंगू वायरस से कैसे बचना है। अगर हमें डेंगू वायरस से बचना है तो हमें मॉस्किटो बाइट से बचना है, और मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए ऐसी सारी जगहों पे जहाँ के एडिस मॉस्किटो हो सकते हैं उन सारी जगहों पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके उन सारी जगहों को क्लीन करना चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर में हमें फुल बॉडी कवर क्लॉथ पहनने चाहिए जिससे हम इंसेक्ट बाइट से बच सकते हैं। इसके अलावा हम चाहे तो इंसेक्ट रेपेलेंट होते हैं वो हम अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, जैसे कि ओडोमॉस है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो हम मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं। दूसरा, हमें हमारे आसपास की सारी जगहों को क्लीन रखना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी चीज़ खुली रहती है जिसमें पानी भरा रहता है तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए और उस जगह को साफ रखना चाहिए। अगर आप अपनी आसपास की जगहों को क्लीन रखोगे, पानी भरने नहीं दोगे, तो आप डेंगू वायरस से बच सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे तो डेंगू वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, लेकिन हम सिम्टोमेटिक बेस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके जो सिम्टम्स है और वो सिम्टम्स की सीवियरिटी है उस बेसिस पे 2 प्रकार के पेशेंट होते हैं, नॉर्मल डेंगू एंड सीवियर डेंगू। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल डेंगू में। नॉर्मल डेंगू में क्या होता है, पेशेंट फिजिकली स्टेबल होते हैं, उसके सारे वाइटल्स है जैसे कि SpO2 है, पल्स रेट है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो सारे नॉर्मल्स होते हैं, तो उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उन पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। आप दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी के साथ साथ आप फ्रूट जूस है, नारियल का पानी है, और अलग और भी कोई जूस है तो आप वो पी सकते हो।
अगर आपको डेंगू इन्फेक्शन है तो पपाया के पान का जो जूस होता है वो भी आपको पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपके प्लेटलेट्स जो कम हो रहे हैं वो बढ़ने में काफ़ी हेल्प रहेगी। इसके अलावा अगर आपको फीवर है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो। डेंगू इन्फेक्शन में कभी भी NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कभी भी नहीं लेनी है, उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस या फिर आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा फीवर है और पैरासीटामोल से कम नहीं हो रहा है तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके जो स्पॉन्ज आपकी बॉडी को स्पॉन्ज करना चाहिए उस पानी से। इसके अलावा आपको नोजिया वोमिटिंग जैसा हो रहा है तो आप ओमेपेजोल, डोमपेरिडोन, मेप्टास्पास टैबलेट भी ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, आपकी कंडीशन ज़्यादा, आपके साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। दूसरा है सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू में पेशेंट है उसके जो प्लेटलेट्स काउंट है वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होने लगते हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स 30,000 से भी कम है तो आपके लिए ज़्यादा रिस्की है और आपको हॉस्पिटलाइज होकर तुरंत IV फ्लूइड स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल सलाइन NS है, RL रिंगर सिलेक्टेड है। IV फ्लूइड के साथ साथ आपको क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन भी स्टार्ट करने पड़ते हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स 30,000 से भी कम है तो कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। अगर आपको हेमरेजिक डेंगू है यानी कि आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो चुका है तो आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सब मॉनिटरिंग करने के साथ साथ हमें पेशेंट के डेली CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराना पड़ेगा। उससे हमें पता चलेगा कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो असर कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आपके प्लेटलेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके जो ट्रीटमेंट है वो असरकारक हो रही है या आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, यानी कि आपको आपकी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर सीवियर डेंगू है तो आपको पेशेंट के जो SpO2, पल्स, हार्ट रेट और BP मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। तो गाइस ये था डेंगू फीवर। अगर आपको डेंगू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।